अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज है, ठीक है। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें कौन सा है, ठीक है। पार्ट 1 है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ a माइनस बी इज। तो a माइनस बी की सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है? अच्छा, a माइनस बी हमारे पास कैसा सेट होता है? a माइनस बी में हमारे पास a के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन a के वो वाले एलिमेंट होते हैं जो b में मौजूद ना हो, ठीक है। आंसर में हमने लिखने a के ही एलिमेंट होते हैं, a माइनस बी में जो फर्स्ट वाला सेट होता है उसके एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से वो वाले एलिमेंट्स निकाल देते हैं जो सेकंड सेट में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है x सच दैट x बिलोंग टू a। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि वो सेट a के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सेट a के एलिमेंट्स तो सिर्फ नहीं होंगे ना, क्योंकि इनमें से हम वो वाले निकाल देंगे जो b में होंगे, तो ये कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो सेट a हमारे पास करेक्ट नहीं है, ऑप्शन a करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग टू a। सेट a के एलिमेंट्स होंगे एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, और x के वो वाले a के वो वाले एलिमेंट जो b में मौजूद नहीं होंगे। तो यही हमारे पास a माइनस बी की डेफिनेशन है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म यही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन सी में हमें कह रहे हैं कि सेट a के भी एलिमेंट हो और सेट b के भी एलिमेंट हो, ये भी करेक्ट नहीं है। और लास्ट में हमें कह रहे हैं कि वो b के एलिमेंट्स हो, तो ये भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हमें क्या कह रहे हैं? इफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू a एंड a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू b, यानी कि अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास सेट a आए और इंटरसेक्शन लें तो सेट b आए, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा सेट होगा कि ऐसे कौन से सेट हैं जिनका हम यूनियन लें तो हमारे पास a आ जाए और इंटरसेक्शन लें तो b आ जाए। तो अगर मैं आपको वेन डायग्राम के जरिए शो करवाऊं, तो अगर ये मेरे पास A है, ठीक है, तो इनके यूनियन से A यूनियन B से A हमारे पास कब आएगा कि अगर B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद हो, अगर मेरे पास ऐसे सेट्स मौजूद हो, ठीक है। ये क्या है कि B के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास A में आ रहे हैं, तो तब तो मेरे पास क्या होगा कि इनका यूनियन लेने से A आएगा, और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन पार्ट हमारे पास इसमें फुल क्या बन रहा है? B आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेट्स बनेंगे। तो अब ये वाले सेट कैसे हैं? इसमें हमारे पास A जो है वो सुपर सेट है B का, ठीक है। ये हमारे पास कैसा सेट है? A सुपर सेट है B का, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि B सब सेट है A का, ठीक है। दोनों सूरतें पॉसिबल हैं। तो अब इनमें से हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? इसमें क्या कह रहे हैं कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो A तो B का सबसेट नहीं है, A बड़ा है और B छोटा है, ठीक है। B के तमाम एलिमेंट्स A में आ रहे हैं। और B पार्ट में हमारे पास क्या है कि A इज नॉट सुपर सेट ऑफ B। ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि A अगर सुपर सेट होगा B का तभी हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पार्ट सी में हमें गिवन है कि A इज सुपर सेट ऑफ B, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट में कहा गया कि A इज नॉट इक्वल टू B, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? A इज सुपर सेट ऑफ B। अगर तो A B से बड़ा होगा और क्या नाम है B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद होंगे, ठीक है, तब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि दोनों का यूनियन लेने से हमारे पास सेट A आएगा और दोनों का इंटरसेक्शन लेने से सेट B आएगा। अच्छा, थर्ड पार्ट है हमारे पास इफ A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B देन A माइनस B इज। अगर A हमारे पास B का प्रॉपर सबसेट है, अब ये किस तरह के हैं कि A के तमाम एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। A के तमाम एलिमेंट्स अगर B में आए तो फिर हमारे पास क्या होगा कि A माइनस B क्या होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास A है 1 2, हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है।
और बी हमारे पास क्या है 1 2 3, एक एलिमेंट ज्यादा ले लेते हैं कि ए के हमारे तमाम एलिमेंट जो है अब बी में आ रहे हैं, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी ए माइनस बी, तो अब बाय डेफिनेशन क्या होगा कि एलिमेंट्स तो हमारे पास ए के आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कौन से वाले माइनस कर देंगे जो बी में मौजूद होंगे, ठीक है, 1 भी मौजूद है और 2 भी मौजूद है, तो पीछे तो ए में कोई सेट ही नहीं बचता, कोई एलिमेंट नहीं बचता ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। जब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, तो जब हम माइनस करेंगे तो ऐसा कोई भी ए में एलिमेंट नहीं होगा जो बी में मौजूद ना हो, तो इस सूरत में हमारे पास ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। आप एक एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई से भी नंबर लें और ऐसे सेट्स बनाएं जैसे हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मीन्स कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, तो ए सेट हमने ले लिया 1 2 और बी ले लिया 1 2 3। तो अब जब इनको माइनस करेंगे तो ए के 2 ही एलिमेंट थे और दोनों इसमें आ रहे हैं, तो ए में पीछे कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो ए माइनस बी हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास, इफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, देन अगर हमारे पास a माइनस बी भी एम्प्टी हो और b माइनस ए भी एम्प्टी हो, तो हमारे पास सेट्स किस तरह से होंगे, दोनों इक्वल होंगे, या फिर b इज सबसेट ऑफ a, या फिर a इज सबसेट ऑफ b, या फिर तीनों होंगे, ठीक है। अब देखें अगर दोनों इक्वल होंगे तो a माइनस बी हमारे पास क्या होगा, अगर दोनों इक्वल होंगे a माइनस बी, क्या होगा कि दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे में आएंगे। इक्वल होने का क्या मतलब है, अगर एक साइड भी 1 2 3 है, 1 और 2 ले लेती हूँ, और b भी मेरे पास 1 और 2 है, इसी सूरत में इक्वल हो सकते हैं कि दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो जब मैं a माइनस बी करूंगी तो हम a में वो वाले एलिमेंट्स ढूंढेंगे जो b में मौजूद नहीं है, तो वो तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। और अगर मैं b माइनस ए करूंगी तो फिर b में ऐसे एलिमेंट्स ढूंढूंगी जो a में नहीं होंगे, तो b में दोनों एलिमेंट्स जो हैं b के वो a में मौजूद हैं, तो b में भी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो a में मौजूद नहीं होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे। तो हमारे पास कौन सी वाली कंडीशन ट्रू है कि अगर a और b दोनों इक्वल होंगे तो a माइनस बी भी एम्प्टी होगा और b माइनस बी भी a भी एम्प्टी होगा। अब इस केस में अगर सेकंड पार्ट ऑप्शन बी में b इज सबसेट ऑफ a, अगर b सबसेट ऑफ a होगा तो फिर हमारे पास a माइनस बी एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि a में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो b में मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास b सबसेट हो गया ना a का, मैंने एक एलिमेंट a में 3 भी ले लिया, तो अब जब मैं a माइनस बी फाइंड आउट करूंगी तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, जबकि हमारे पास a माइनस बी क्या रहना चाहिए, एम्प्टी। इसी तरह जब a इज सबसेट ऑफ b होगा तो b माइनस ए हमारे पास एम्प्टी नहीं होगा, और तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास a इज इक्वल्स टू b। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो a माइनस बी और b माइनस ए एम्प्टी हो जाएंगे। पार्ट 5 है हमारे पास, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ a एंड a कॉम्प्लीमेंट इज डैश सेट। अगर हम a और a कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट लें तो कौन सा सेट आएगा हमारे पास, अगर ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट a है, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए, मीन्स के यूनिवर्सल सेट में से मैं a को माइनस कर दूं, ये a है तो इसके बाहर ये सारा क्या होगा, ये a कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसमें और इसमें कोई एलिमेंट इक्वल है नहीं है ना, तो इसका मतलब है हमारा रिजल्ट क्या होगा, नल सेट आएगा। जो a और a कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा, कॉमन एलिमेंट्स हम इंटरसेक्शन में ही लेते हैं ना, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में नल सेट आएगा, उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि a और a कॉम्प्लीमेंट एक में a कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आते हैं जो a में मौजूद नहीं होते, क्योंकि a कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस a के इक्वल। u में से हम a को माइनस करते हैं तो हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट आता है, तो इसका क्या मतलब है, a और a कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं होगा।
सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रिटन इन। अब सेट ऑफ रियल नंबर को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर कौन से होते हैं? जिनमें हमारे पास होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, हर तरह के नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं। अब हम सेट ऑफ रियल नंबर को क्या टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं? टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? ये 1 2 3 या ABC, ये जिस तरह हम ये इन सेट्स को अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर का सेट लिखूं तो मैं वो तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, वो एक इंटरवल होता है, ठीक है। उसमें ऐसे नहीं होता। अगर 1 और 2 है ना तो इसके दरमियान भी बहुत से नंबर्स ऐसे होंगे जो हम यहाँ पे नहीं काउंट कर रहे। फॉर एग्जाम्पल 0.001 अगर मैं ये लिख दूं तो ये नंबर भी मौजूद होगा 0.001। इसलिए हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर इस तरह लिखना, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग टू r, ठीक है। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होगी। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कोई नंबर 2 लिखें अपनी तरफ से, कोई से भी 2 नंबर अगर मैं लिख दूं 0.01 और 0.02, लेकिन इनके दरमियान भी बेतहाशा इनफाइनाइट जो है नंबर्स हमारे पास मौजूद होंगे, इसलिए इस सेट को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, जिसमें आ रहे हैं बोथ बी एंड सी, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। पार्ट 7 है इफ R इज इक्वल्स टू एक रिलेशन गिवन है जिसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर आ रहे हैं 2 1 4 3 2 2, देन डोमेन ऑफ R। तो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन हमारे पास क्या होती है? ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या हो रहा है? 2 4 एंड 2। अब 2 2 दफा आ रहा है तो एक ही दफा लिखेंगे क्योंकि नंबर्स को रिपीट नहीं होना होता। तो डोमेन हमारे पास क्या बन रहे हैं? 2 एंड 4। 2 एंड 4 हमारे पास ऑप्शन बी है। पार्ट 8 है हमारे पास इफ R इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए बी एंड ए बी बिलोंग टू Z। Z सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में कौन से आते हैं हमारे पास नंबर्स? प्लस माइनस दोनों के साथ, 0 +1 -1 +2 -2, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो ये हमारे पास इंटीजर्स हो जाते हैं। और R में कौन से नंबर्स आ रहे हैं? A + B इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिन दोनों को ऐड करके हमारे पास 0 आ जाए। तो इस केस में हमारे पास डोमेन और रेंज किस तरह से होंगे? अच्छा, अगर मैं इसमें लेती हूँ ना कोई भी नंबर 1 ले लूं तो उसके लिए मेरे पास -1 होगा, इन्हीं दोनों को ऐड करके 0 आएगा ना। 2 के लिए -2 होगा, इन दोनों को ऐड करके 0 आएगा। इस तरह ये हमारे पास अगर डोमेन है तो ये रेंज हो जाएगी, ठीक है, कि x की वैल्यू अगर 1 लूं तो y मुझे -1 ही लेना पड़ेगा। सॉरी, a की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो b मुझे -1 लेना होगा, इन दोनों को ऐड करके 0 होगा। इसी तरह 2 के लिए -2, 3 के लिए -3। इसका मतलब है डोमेन की एक एलिमेंट के लिए हमारे पास रेंज का एक एलिमेंट मौजूद है। अगर डोमेन में 3 एलिमेंट्स आएंगे तो रेंज में भी 3 एलिमेंट्स आएंगे। इस तरह मैं बढ़ाती जाऊं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने एलिमेंट्स डोमेन में होंगे उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास रेंज में होंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन ए क्या है? डोमेन ऑफ R इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ R। डोमेन में एलिमेंट्स कम होंगे और रेंज में ज्यादा होंगे, ऐसे नहीं होगा क्योंकि दोनों में इक्वल होंगे। ऑप्शन बी में कह रहे हैं रेंज के एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट्स से ज्यादा होंगे, ये भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन है कि दोनों में इक्वल होंगे, तो ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हर नंबर के लिए हमारे पास एक ही नंबर आएगा, ठीक है। 1 के साथ हमारे पास 2 जो है 2 दफा रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है, 1 2 दफा नहीं आ सकता। 1 के लिए -1 ही है, 2 के लिए -2 ही है, ठीक है, क्योंकि 1 में -1 ही ऐड करने से 0 आता है। तो इस तरह जितने एलिमेंट्स डोमेन में होंगे उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास रेंज में आएंगे।
तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पार्ट 9 है, इफ R इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए बी such that a b belong to set of natural number and a into b is equals to 12। तो अब हमारे पास R में वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से, जिनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए, ठीक है। और किस से लेना है, नेचुरल नंबर से हमने एलिमेंट, नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हमने लेने हैं, ठीक है। 1 2 3 नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब ये 12 लाना है तो 12 तक यहाँ तक बन रहे हैं, ठीक है। तो अब बारी बारी इन तमाम नंबर्स को चेक करते हैं। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 1 और 12 1 जा 12, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 1 और 12 मौजूद है। नेक्स्ट 2 है, 2 6 जा 12, ये भी मौजूद है। नेक्स्ट 3 है, 3 4 जा 12, ये भी है। नेक्स्ट 4 है, 4 के साथ 4 3 जा 12, 5 के टेबल में नहीं आता। 6 2 जा 12, ये भी मौजूद है। आगे 7 8 9 10 11 इन तमाम टेबल्स में नहीं आता। लास्ट में 12 है, तो 12 1 जा 12। तो ये हमारे पास कंप्लीट सेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बी सी और डी गिवन है, इसमें कुछ ऑर्डर पेयर मौजूद हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से 12 आता है और कुछ मौजूद नहीं है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे 1 और 12 है, 2 6 है, 3 4 है, बाकी के एलिमेंट्स मिसिंग है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, लेकिन ये भी कंप्लीट सेट नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए होगा, जिसमें तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से बी आ रहा है और ये तमाम एलिमेंट्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। बाकी के बी सी और डी इनकम्प्लीट है ये। अच्छा, ऑप्शन 10 है हमारे पास, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू पी। एन ए किसको शो करता है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन फॉर नंबर्स कितने हैं हमारे पास, जनरल कोई भी नंबर दे दिया पी है, ठीक है। तो इनका जो कार्टियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए होगा तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एन ए मल्टीप्लाई एन ए, ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से। तो एन ए हमारे पास पी है और पी इंटू बी क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर, और ये हमारे पास ऑप्शन डी है। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी गिवन थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें ए क्रॉस ए फाइंड आउट करने थे। वो किस तरह होंगे कि ए एन ए मल्टीप्लाई एन ए हो जाएगा, ठीक है। तो एन ए हमें पी वैल्यू गिवन है इसकी, तो पी और पी को मल्टीप्लाई करने से पी स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन है 11 ऑप्शन नंबर, if number of element in B is equals to T, then the number of binary relations in B cross B is। अगर हमारे पास सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स T हैं, तो अब हमने बाइनरी रिलेशंस की तादाद बतानी है। तो बाइनरी रिलेशंस के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस B फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, फिर उसको 3 की पावर में लिख देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस B कितने होंगे, तो सेट बी में हमारे पास टी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो सेट बी क्रॉस बी में क्या होगा, एन बी इंटू एन बी, तो टी मल्टीप्लाई टी, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो जब बाइनरी रिलेशंस करते हैं तो ये हमारे पास 2 की पावर में आ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर टी स्क्वायर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2 रेज़ टू पावर टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ set R is equals to AFHS and set S is equals to BEJN, then फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन R क्रॉस S। R क्रॉस S में हमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो लिख देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R, सबसे पहले सेट R में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे। तो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन एस। एस में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट है। एन आर हमारे पास शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट आर, एन नंबर्स को शो करता है, और एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। ठीक है, तो ये दोनों 4 हैं। इसके बाद हम आर क्रॉस एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर क्रॉस एस, तो वो क्या हो जाएगा? शो किससे करेंगे? एन आर क्रॉस एस से, और ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट आर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। तो सेट आर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं और सेट एस में भी 4 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 16। अब ये तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर क्रॉस एस। हमें क्या फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कैसे आते हैं कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर क्रॉस एस है इसको 2 की पावर में लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन आर क्रॉस एस, वो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर क्रॉस एस। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर क्रॉस एस हमारे पास कितना था? 16। तो हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस क्या हो जाएंगे? 2 रेज टू पावर 16। पार्ट 2 है हमारे पास, राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम आर क्रॉस एस। ठीक है, हमें आर क्रॉस एस में से कोई से भी 3 बाइनरी रिलेशंस लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर क्रॉस एस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनका बाइनरी प्रोडक्ट लेते हैं, ए एफ एच एस क्रॉस बी ई जे एन। ठीक है, कार्टियन प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं? पहले फर्स्ट एलिमेंट को इन सब के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, ए बी ए ई ए जे एंड ए एन। फिर एफ को सेकंड एलिमेंट को इन सब के साथ लिखेंगे, एफ पी एफ ई एफ जे एंड एफ एन। नेक्स्ट एच है, एच बी एच ई एच जे एंड एच एन। लास्ट में एस है, एस बी एस ई एस जे एंड एस एन। अब हमें इसमें से कोई से 3 बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं। ठीक है, R1 R2 एंड R3 लिखने हैं। ठीक है, अच्छा, तो बाइनरी रिलेशंस मैंने बताए थे कैसे लेते हैं? कोई से भी इनमें से एलिमेंट्स अपनी मर्जी से ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कोई कंडीशन तो गिवन नहीं की हुई ना। अगर खुद से लेने को कहा है तो आपकी अपनी चॉइस है कि जो भी मर्जी एलिमेंट इन सेट्स में डाल दें। ठीक है, तो मैं इनमें से कोई सा भी ले लेती हूँ, ए बी ए जे एस बी। आप 1 2 3 4 जितने मर्जी एलिमेंट ले लें। इसमें कोई सा एक मैं ले लेती हूँ, एफ एंड जे, और इसमें एच बी एच एन। और आप रिपीट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये पहले एलिमेंट कोई ले चुके हैं तो नेक्स्ट में नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल एस बी मैं लिख लेती हूँ, एस एन, जैसे मर्जी है जो मर्जी एलिमेंट इनमें ले लें। ठीक है, क्योंकि हमें क्या कहा गया है? एनी 3, कोई से भी 3 ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ है। पार्ट 3 हमारे पास है, राइट द बाइनरी रिलेशन whose domain is equals to R। अब हमें बाइनरी रिलेशन लेने के लिए कंडीशन गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें कोई भी कंडीशन गिवन नहीं थी, इसलिए अपनी मर्जी से हमने एलिमेंट्स ले लिए थे। अब इसमें हमें कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है हमारे पास कि
जो भी हम इसमें एलिमेंट लेंगे और अगर उसके डोमेन जब फाइंड आउट करेंगे, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑर्डर रिलेशन में जो हम ऑर्डर पेयर लेते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट मिलके हमारे पास डोमेन बनाते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या हो हमारे पास, सेट आर क्या है, ए एफ एच एस, मीन्स कि जो भी मैंने ऑर्डर पेयर लेना है ना, तो उनमें ये जरूर आ रहे हो ए एफ एच एस, ठीक है। तो अभी देखते हैं, फर्स्ट ए वाले में से कोई सा भी ले लें, ठीक है, मैं ए ई ले लेती हूँ, ठीक है। ए को रिपीट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब एक एफ में से ले लेती हूँ, एफ जे। अब कोई एच में से भी ले लेती हूँ, एच ई। आप चाहे तो रिपीट भी कर सकते हैं इनको, मीन्स के एच वाले एच ई है तो एच जे भी ले सकते हैं, एच एन भी ले सकते हैं। तो मैं एक और एच का ले लेती हूँ, एच एन ले लेती हूँ। इसके अलावा फिर कोई एस में से भी ले लेते हैं। सिर्फ हमारी कंडीशन क्या है कि इसकी डोमेन मिलके सेट आर बना रहे हो। अब आर के एलिमेंट हमारे पास इन सब में आ रहे हैं, ए भी आ रहा है, एफ पी, एच पी और एस पी। तो जब मैं इसकी डोमेन फाइंड आउट करूंगी ना, डोमेन ऑफ आर, तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ एच एंड एस, ठीक है। ए बेशक 2 दफा आ रहा है लेकिन सेट में एक ही दफा वो एलिमेंट दिखते हैं, तो ए हो जाएगा एक दफा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेट आर भी है। अच्छा, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, रिलेशन के लिए मैं R1 ले लेती हूँ या R प्राइम, कुछ भी कर लें, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन भी R है और रिलेशन के लिए भी R का सिंबल यूज किया जाता है। तो विच इज इक्वल्स टू R, ठीक है। तो अब इसके अलावा भी आप कोई और भी एलिमेंट्स ले सकते थे, सिर्फ कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए कि डोमेन हमारे पास ए एफ एच एस। अब ए ई की जगह मैं ए एन भी ले सकती हूँ, ए जे ए बी कुछ भी ले सकती हूँ, और जितने मर्जी एलिमेंट्स इसमें ले लें, ठीक है। या सब में से कोई एक एक भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ए एन ना लेते और एच एन ना लेते, हर एक एक दफा आ रहे हो। तो ये आपकी टोटली अपनी चॉइस है कि कितने एलिमेंट्स लेने हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो भी एलिमेंट लो इनकी डोमेन में ए एफ एच और एस बन रहा हो, ठीक है। पार्ट 4 है राइट अ बाइनरी रिलेशंस हुज रेंज इज इक्वल्स टू एस। अब इसमें हमें ऐसे रिलेशंस लेने हैं जिनकी रेंज मिलके एस बना रही हो, ठीक है। रेंज के एलिमेंट कौन से होते हैं, जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, वो मिलके हमारे पास रेंज बनाते हैं। तो अब हम एक रिलेशन ले लेते हैं, R2 कह देती हूँ इसको। तो अब हमें कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, जरूर बी ई जे एंड एन, ठीक है। तो एक ले लेती हूँ ए बी, ये एफ पी भी मैं ले सकती हूँ बी लाने के लिए, एच बी भी ले सकते हैं और एस पी भी बी लाने के लिए, इनमें से जो भी मर्जी है ले लो चारों में से, ठीक है। इसके अलावा आ रहा है ए ई। अब ये मैं क्या लाने के लिए कर रही हूँ, ई लाने के लिए, क्योंकि बी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ई के लिए आप ये भी ले सकते हैं, इन चारों में से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, और इनमें से कोई से 2 भी कर सकते हैं, जिस तरह ए ई है तो एफ ई भी कर सकती हूँ मैं, ठीक है। अब जे लाने के लिए जिनमें जे इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें से कोई भी कर दें, ए जे एफ जे। लास्ट में हम एन लाएंगे, ठीक है, लास्ट एलिमेंट एन है ना, तो एच एन कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन R2 हो गया। अब इसकी रेंज चेक कर देती हूँ, बन रही है एस, रेंज ऑफ R2, रेंज क्या बन रही है, बी ई जे एंड एन, ये रेंज है और सेट एस भी इसी के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास R2 एक ऐसा बाइनरी रिलेशन है जिसके रेंजेस मिलके क्या बना रही है, सेट एस बना रही हैं। फिफ्थ पार्ट है राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल्स टू R एंड रेंज इज इक्वल्स टू S। अब हमें पार्ट 3 और 4 को कंबाइन करके दे दिया है। अब हमें R एक ऐसा बाइनरी रिलेशन लेना है जिसकी डोमेन हमारे पास सेट R हो रही हो और रेंज सेट S बन रही हो, ठीक है। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट ले लूं तो इसमें A और B हो जाएंगे, कोई से भी आप ले लें, ठीक है। नेक्स्ट F लाना है तो F E कर देते हैं,
ठीक है, इसमें भी आपकी टोटली अपनी चॉइस है कैसे ले लें। अब इसमें एफ पे इन्वॉल्व हो गया और ई भी हो गया। अब एच एस यहाँ से ले रह गया और जे एन। एच एस के लिए यहाँ से एच के लिए मैं ले लेती हूँ एच जे। ठीक है, तो यहाँ से एच भी हो जाएगा और जे भी, और लास्ट में एस और एन रह गया, तो एक एस एन ले लेती हूँ। ठीक है, इनके अलावा भी आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ देखना क्या है कि डोमेन के एलिमेंट्स मिलके सेट आर बना रहे हो और रेंज के एलिमेंट मिलके सेट एस बना रहे हो। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करूं तो डोमेन ऑफ R3 क्या बन रही है, ए एफ एच एस, ए एफ एच एंड एस, और ये बन रहा है सेट आर। और रेंज क्या है, रेंज ऑफ R3 बी ई जे एन, बी ई जे एन, और ये क्या बन रहा है, सेट एस बन रहा है। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी मर्जी के एलिमेंट्स लेने हैं। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे ऑर्डर पेयर लें जो मिलके हमारे पास डोमेन में सेट आर बनाए और रेंज में सेट एस बनाए। ठीक है, ए का एलिमेंट भी जरूर, इनमें से एक ऑर्डर पेयर हमने ऐसा जरूर इन्वॉल्व करना है जिसमें ए आ रहा हो। ठीक है, अपनी चॉइस तो है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि मैं ए वाला कोई स्किप कर दूं। इनके अलावा इन चारों में से कोई एक जरूर लेना है। फिर उसके बाद इन चारों में से कोई एक जरूर लेना है एफ के लिए। फिर एच के लिए इन चारों में से कोई एक लेना है, एक ले ले, दो ले ले, तीन या चारों को ले ले, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन कम से कम एक जरूर होना चाहिए। और एस के लिए इनमें से। ठीक है, तो इस तरह से हमारी डोमेन कंप्लीट होगी। और रेंज के लिए बी के ये 4 है, 1 2 3 4। अब चाहे तो ये चारों ले लें, चाहे इनमें से एक ले लें, दो या तीन, लेकिन कम से कम एक इन चारों में से जरूर होना चाहिए बी इन्वॉल्व करने के लिए। ए के लिए ये वाले 4 हैं, जे के लिए ये वाले 4 हैं, और एन के लिए ये वाले 4 हैं। ठीक है, इनमें से कम एक जरूर लेना होता है। ठीक है, तो तभी हमारे पास डोमेन और रेंज आएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी माइनस ए यूनियन सी इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमें गिवन है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स गिवन है जिन्हें हमें शेड करना है। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास आ गया है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है कि बी और सी का कॉमन पार्ट, ये हमारे पास सेट ए है, ये बी है और ये सी है। और बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाला पार्ट ई कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो ई को हम शेड कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब ये जो शेडेड पार्ट है इसका यूनियन हमें ए के साथ लेना है। ठीक है, तो शेडेड पार्ट हमारे पास क्या है, ये वाला है और ए, इन दोनों का यूनियन लेंगे। जब यूनियन लेंगे तो ये दोनों हमारे पास शेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बी यूनियन सी है। ठीक है, तो ये सेट बी है हमारे पास और ये सेट सी है। यूनियन का क्या मतलब है कि दोनों सेट्स शेड हो जाएंगे। ठीक है, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो इसलिए ये दोनों शेड हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों सेट शेड हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। मींस के ये जो शेडेड पार्ट है इसमें हम देखेंगे कि ए का कितना पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो ए का हमारे पास इसमें कितना पार्ट आ रहा है, ये सारा शेडेड है और ये हमारे पास ए आ रहा है। ठीक है, ये इस सारे शेडेड पार्ट में इतना कुछ पोर्शन हमारे पास ए का है। ठीक है, शेडेड पार्ट यहाँ तक है, तो ये हमारे पास ए का एरिया है। ठीक है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, दिस। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें क्या करना था, बी और सी का यूनियन लेना था।
ठीक है, यूनियन का मतलब है कि बी और सी को फुल शेड कर देंगे। फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लेने का क्या मतलब है कि बी यूनियन सी में और ए में कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो ए का ये वाला पार्ट है जो हमारे पास बी यूनियन सी में आ रहा था, तो सिर्फ ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 है हमारे पास ए माइनस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले इसमें बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। बी यूनियन सी में हम क्या करेंगे कि बी और सी दोनों के सेट्स शेड हो जाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा बी यूनियन सी, ये पूरा शेड हो गया। बी और सी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे बी यूनियन सी में। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ए माइनस बी यूनियन सी। तो ए माइनस बी यूनियन सी का क्या मतलब है कि हमें सेट ए के वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो बी यूनियन सी में मौजूद ना हो। तो हमारे पास सेट ए में कौन से एलिमेंट है, ए सी बी डी। अब इसमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी यूनियन सी में आ रहे हैं, वो है ए और सी। ए और सी जो है वो बी यूनियन सी में आ रहे हैं, तो इनको माइनस कर देंगे और बाकी का सेट ए। ठीक है, तो बाकी का सेट कौन सा बनता है, इतना सा, यहां तक। ठीक है, ए माइनस ए और सी जो है वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन सी का क्या मतलब है, सेट ए में से हमें कौन से सेट माइनस कर देने हैं, जो बी यूनियन सी में आ रहे हैं। बी यूनियन सी में हमारे पास सेट ए के कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए और सी आ रहे हैं, तो इसको हम सेट ए में से माइनस कर देंगे, तो फिर इसको शेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन सी। लास्ट पार्ट है हमारे पास बी माइनस ए यूनियन सी। अब हमें ए यूनियन सी को माइनस करना है बी में से, तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट सी है। ए यूनियन सी का क्या मतलब है कि इन दोनों के एलिमेंट्स शेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए यूनियन सी। अब क्या करेंगे, हम इसमें से बी को माइनस कर देंगे। ए बी में हमारे पास बी माइनस ए यूनियन सी है ना, अब हमारे पास बी ए यूनियन सी में ये दोनों सेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें से बी में से माइनस कर देंगे जो एलिमेंट हमारे पास ए यूनियन सी का आ रहा है। ठीक है, बी में से हम कौन से एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, जो ए यूनियन सी में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास सेट बी है, तो यहां तक हमारे पास आ रहा है ए यूनियन सी, यहां तक आ रहा है ना, तो बी का ये वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पीछे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। माइनस में क्या करते हैं, माइनस में हम जिस सेट में से माइनस करते हैं उसमें से वो वाले एलिमेंट निकाल देते हैं जो माइनस के बाहर सेट होता है, बाद में सेट होता है। ठीक है, माइनस के बाद ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी का जो एलिमेंट हमारे पास बी में आ रहा होगा वो हम उसमें से निकाल देंगे। बी ए यूनियन सी का सिर्फ एक एलिमेंट ई आ रहा था हमारे पास सेट बी में, तो वो हमने माइनस कर दिया, तो पीछे रह गया हमारे पास बी माइनस ए यूनियन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। हमें क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। वो क्या होती है हमारे पास, पहले विद रिस्पेक्ट टू यूनियन करेंगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल्स टू एक्स यूनियन y यूनियन z। ये विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है, और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन क्या होता है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। ठीक है, और x हमें क्या गिवन है, सेट x इज इक्वल्स टू 2x। 2x का क्या मतलब है, इवन नंबर आएंगे। ठीक है, और x हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और हमें कहां तक जाना है, 20 से लेस, 20 इंक्लूड नहीं है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड अप टू सो ऑन। 2 10 जा 20 होता है। ठीक है,
तो 20 से पिछला क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, ये हमारे पास हो जाएगा सेट एक्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सेट वाई। सेट वाई हमें क्या गिवन है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है, 3 का टेबल कहाँ तक, 6 तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। ठीक है, मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि उसके कितने मल्टीपल हैं। ठीक है, 1 का 3 1 जा 3, इस तरह हमने 6 तक जाना, 3 6 जा 18। लास्ट है जी। जी के लिए हमारे पास क्या है, ये 6 के मल्टीपल है। ठीक है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और किसको, होल नंबर के एलिमेंट्स को। ठीक है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड अप टू सोन कहाँ तक जाना है, 20, 20 से लेस जाना है। ठीक है, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 24 बड़ा हो जाएगा तो यहाँ तक 18 तक ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई जी हो गए, और इन दोनों के लिए हमें क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। अच्छा, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, एक्स, जिसमें हमें प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन प्रूव करनी है। एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ठीक है, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम ये देख लेंगे कि ये सेट किस टाइप के हैं, इनमें कौन से सेट्स हैं जो ओवरलैपिंग है, कौन से डिसजॉइंट हैं। पहले इनकी नेचर देख लेते हैं और उसके बाद हम इनको ड्रॉ करेंगे। तो इन तीनों में हमें नजर आ रहा है कि 18 तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसके अलावा भी एलिमेंट्स कॉमन है या नहीं, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, इसका मतलब है कि तीनों ओवरलैपिंग है। ठीक है, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ये किस तरह से हमारे पास सेट बन जाएंगे, इस टाइप के सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये x होगा, ये y एंड ये z। तो अब इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो 2 जो है हमारे पास सिर्फ इसी में x सेट में आ रहा है, तो 2 4 भी और किसी में नहीं आ रहा, वो सेट x में ही आ रहा है। 6 इस तीनों में आ रहा है, तो 6 क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये तीनों में कॉमन है। नेक्स्ट है 8 हमारे पास किस किस में आ रहा है, सिर्फ x में ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, 8 के बाद 10 आएगा, 10 भी इसी में ही आ रहा है, x में ही। 12 x में भी आ रहा है और y में भी और z में भी आ रहा है, तो 12 हमारे पास तीनों में कॉमन है। इसके अलावा 14 है नेक्स्ट इसमें। ठीक है, अब इसमें सारे एलिमेंट्स शो नहीं हो रहे, अगर सारे एलिमेंट्स करें तो 8 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 12 10 12 14 16 एंड 18। ठीक है, तो 12 हो गया। अब 14 भी इसी में ही आ रहा है, सिर्फ 14 भी जस्ट x में आ रहा है। इसके अलावा 16 भी सिर्फ x में ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा 16। 18 तीनों में आ रहा है, तो 18 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट y है, y का 3 सिर्फ y में आ रहा है, 6 y और z दोनों में आ रहा है। ठीक है, सॉरी 6 हम पहले ही लिख चुके हैं, वो तीनों में आ रहा था। ठीक है, इसके अलावा 9 भी सिर्फ y में आ रहा है, 12 तीनों में आ रहा था, वो लिख चुके हैं। 15 भी सिर्फ y में आ रहा है, और 18 भी तीनों में कॉमन था। ठीक है, इसके अलावा z आ जाता है, 0 सिर्फ z में आ रहा है, 6 तीनों में कॉमन आ रहा था, 12 एंड 18। तो ये हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट्स हो जाएंगे, सेट्स हो जाएंगे, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले y यूनियन z करेंगे, y यूनियन z। y यूनियन z का क्या मतलब है, जो y और z में
कॉमन पार्ट है। सॉरी, y यूनियन z में क्या करते हैं, y और z दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास y और z। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका यूनियन x के साथ ले लेंगे। तो नेक्स्ट में ये x है, ये z है और ये y है। तो y यूनियन z पहले हमारे पास आ चुका था, तो अब इसका यूनियन x के साथ लेंगे। तो x और y यूनियन z के एलिमेंट शेड हो जाएंगे। x के एलिमेंट्स ये हैं और y यूनियन z के एलिमेंट्स ये हैं। तो ये क्या हो रहा है, ओवरऑल कंप्लीट शेड हो गए, तीनों सेट्स कंप्लीट शेड हो गए। अब राइट हैंड साइड देखते हैं क्या बनेगी। अच्छा, राइट हैंड साइड में सबसे पहले x यूनियन y फाइंड आउट करेंगे, मींस के x और y दोनों के एलिमेंट्स शेड हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x यूनियन y। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, x यूनियन y का यूनियन किसके साथ ले लेंगे, z के साथ। x यूनियन y, तो ये हो गया x यूनियन y। ठीक है, अब इसके साथ यूनियन किसका कर लेंगे, z का। तो ये z का भी पार्ट आ जाएगा, सारा सेट इसमें शेड हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास ऐसे ही थी कि तीनों सेट शेड हो रहे थे और राइट हैंड साइड में भी तीनों सेट शेड हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों की शेडिंग सेम हुई है। नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे, y इंटरसेक्शन z, मींस के y और z में क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, y और z का कॉमन पार्ट हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, जो y और z में कॉमन आ रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन पार्ट शेड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले लेंगे, x के साथ। अब ये जो मैंने पार्ट शेड किया था, ये शेड किया था ना ये सारा, अभी इसमें देखेंगे x का कितना पार्ट आ रहा है, वो हमारे पास कहाँ तक आ रहा है, ये सारा x आ रहा है। ठीक है, इसके बाहर वाला एरिया जो है ये शेड नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z में क्या आ जाएगा, ये दरमियान वाला पार्ट जो तीनों में आ रहा है। और ये क्या था हमारे पास, इसमें 18, 12 और 6 आ रहा था। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास है x इंटरसेक्शन y, फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है z के साथ। तो सबसे पहले हम x और y का इंटरसेक्शन लेते हैं। ये x का सेट है और ये y का सेट है। अब इन दोनों सेट्स में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास कॉमन पार्ट आ रहा है इसमें देखेंगे z का कितना पार्ट है। ये z है हमारे पास, ये z की लाइन जा रही है, तो कितना पार्ट कॉमन आ रहा है z का, वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये सारा। ठीक है, तो ये हम शेड कर लेंगे।
ये हमारे पास आ गया x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी इतना सा एरिया शेड हुआ है और राइट हैंड साइड में भी, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों की शेडिंग सेम आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। सेट्स हमें गिवन है, इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव करना है। वो क्या होता है, हमारे पास ए लॉ ऑफ यूनियन है, तो पहले यूनियन आएगा, ओवर इंटरसेक्शन मीन्स के बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन पहले बी के साथ हो जाएगा, दरमियान में इंटरसेक्शन और फिर ए यूनियन सी आ जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रूव करनी है, सेट्स हमें गिवन है। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए वेन डायग्राम कैसी होगी, ये सेट्स किस टाइप के हैं, सेट ए में हमारे पास 1 2 3 आ रहा है, सेट बी में -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, सेट ए में पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं और सेट सी में दोनों आ रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हैं, मींस के सेट सी कंटेन कर रहा है ए और बी दोनों को। किस तरह से, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, तो ये एक बड़ा सेट सी है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये एक बड़ा सेट सी हो गया, ठीक है, और इसमें दोनों ए और बी आ रहे हैं। ठीक है, ए और बी के बाकी तमाम एलिमेंट्स इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इसमें सारे नेगेटिव हैं, और सिर्फ 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में से किसी में नहीं आ रहा, ए और बी में से। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये सेट सी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। बी और सी में क्या कॉमन आ रहा होगा, ऑब्वियसली बात है बी कॉमन आ रहा होगा, क्योंकि बी में भी नेगेटिव नंबर्स हैं और सी में भी नेगेटिव नंबर्स हैं, मींस के बी में जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सारे के सारे सी में आ रहे हैं, तो हमारे पास शेड कौन हो जाएगा, सेट बी शेड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका यूनियन ले लेंगे ए के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम, ये सेट सी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन हम ए के साथ ले लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी ये है और ए ये आ गया। ठीक है, मींस के ए और बी दोनों सेट्स आ जाएंगे। अब देखते हैं राइट हैंड साइड पे क्या होगा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेंगे, ये है सी, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये ए के एलिमेंट्स और ये बी के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन सी। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट सी हो गया, ये सेट ए और ये सेट बी। तो अब क्या करेंगे, ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन सी का क्या मतलब है कि ए और सी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो इसमें ओवरऑल हमारे पास पूरा सी ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी के अंदर ही ए आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा ओवरऑल सी ही शेड हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, मींस कि इन दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो शेड हो जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट सी, सेट ए और सेट बी हो गया। ठीक है, अब देखें इसमें फुल सी आ रहा है और इसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं,
तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए और बी इसमें भी आ रहा है, तो ए और बी तो इसमें भी शेड हुए हुए हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों में कौन सी कॉमन शेडिंग है, ए और बी। तो सेट ए और सेट बी इसमें कॉमन शेडिंग है। क्या कर रहे हैं स्टेप में, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन ले लें, मींस कि इन दोनों में कॉमन शेडिंग कौन सी है, इसमें ए और बी कॉमन, इसमें ए और बी शेड हुए हुए हैं, इसमें ओवरऑल तमाम सी सेट शेड हुआ है, तो ए और बी दोनों, ये दोनों भी शेड हुए हैं, तो इसका मतलब है दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सेट ए और सेट बी आ रहा है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, तो दोनों की शेडिंग सेम है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थ्रू वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन किया था, और क्वेश्चन नंबर 6 में हम लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेंगे, ठीक है, थ्रू वेन डायग्राम। तो अब लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या है, P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, सेट्स हमें गिवन है P Q R, तो इनके लिए करना है। तो पहले इंटरसेक्शन आ रहा है, तो ब्रैकेट से बाहर इंटरसेक्शन आएगा, और फिर यूनियन आ रहा है, तो पहले इंटरसेक्शन आ रहा है, तो ब्रैकेट से बाहर पहले इंटरसेक्शन करेंगे, ओवर यूनियन मीन्स के ब्रैकेट में हम यूनियन लेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या बनेगी, P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, ठीक है। अब इसके लेफ्ट और राइट साइड को हम इक्वल प्रूफ करेंगे, तो इस तरह हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम Q यूनियन R सॉल्व करेंगे, ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू। अच्छा, ये सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि वेन डायग्राम हमारे पास किस तरह की होगी, सेट्स हमारे पास किस टाइप के हैं, कौन से सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं, कौन से डिसजॉइंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेट P में कौन से एलिमेंट है, A B C D E, और Q में C D E एंड F। अब ये C D E P एंड Q दोनों में आ रहा है, और जबकि R में हमारे पास क्या है, G H I J K, और R के एलिमेंट इन दोनों में नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसका मतलब है P और Q ओवरलैपिंग है, और R जो है दोनों के साथ डिसजॉइंट है, ठीक है, R का कोई भी एलिमेंट इन दोनों में नहीं आ रहा, तो हमारे पास P और Q इस तरह से ओवरलैपिंग आएंगे, और R एक डिसजॉइंट सेट आएगा, ठीक है। तो अब A B के कौन से एलिमेंट हैं जो कॉमन है, सबसे पहले वो बोले लिखते हैं कि C D E दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों के कॉमन पार्ट में C D E आ जाएंगे। इसके अलावा P के A भी हैं, और Q का हमारे पास सेट Q सेट का हमारे पास F बच जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और R के तमाम एलिमेंट इसी में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन वाले लिखें, उसके बाद बाकी के जो P के बच गए हैं वो P के बाकी पोर्शन में और Q के पोर्शन में लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, Q यूनियन R फाइंड आउट करते हैं। तो Q यूनियन R का क्या मतलब है, Q और R दोनों के एलिमेंट्स शेड हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास Q और ये है R, ठीक है, ये सेट Q शेड हो गया और ये R हो गया। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, मीन्स के दोनों के एलिमेंट एक ही सेट में कंबाइन करके लिख देते हैं, और जो रिपीटिंग होते हैं उनको एक ही दफा। तो शेडिंग में क्या करेंगे, सेट Q और R दोनों की शेडिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे अब ये जो Q यूनियन R आया है इसका इंटरसेक्शन हम P के साथ लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो शेडेड पार्ट है इसमें हमारे पास P का कितना पोर्शन आ रहा है, P का हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन आ रहा है, इतना सा पार्ट आ रहा है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे शेड हो जाएगा, क्योंकि इस वाले में हमें P और Q यूनियन R का इंटरसेक्शन लेना है। इसका मतलब है कि इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो करना है, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे, ये C D और E, ठीक है। तो इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q करेंगे, तो ये आगे हमारे पास P इंटरसेक्शन Q, नेक्स्ट हम करेंगे P इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन R नेक्स्ट स्टेप में, और फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q मीन्स कि P और Q में क्या कॉमन आ रहा है, P सेट है और ये सेट Q है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, C D E,
ये हमारे पास P और Q में कॉमन आ रहा है, और P और R में क्या कॉमन आ रहा है, ये सेट P है और ये सेट R है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, क्योंकि R जो है दोनों के साथ डिसजॉइंट है, तो P के साथ भी ये डिसजॉइंट है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसमें कोई भी शेडिंग नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। यूनियन का क्या मतलब है, इसमें जो सेट आ रहे हैं, इस सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी आ जाएंगे, और इस सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। अब इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो सिर्फ और सिर्फ P इंटरसेक्शन Q के एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। P इंटरसेक्शन Q में कौन से आ रहे हैं, C, D एंड E, तो ये हमारे पास शेड हो गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की शेडिंग सेम है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इस तरह हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सबसेट्स ए बी इन यूनिवर्सल सेट सी। ठीक है, हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसे हमें वेन डायग्राम के थ्रू बयान करना है, ठीक है, और सेट्स ए और बी दो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट यू के, ठीक है, तो हमें इनकी तादाद बताइए कि इन सेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 60 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 48 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 20 है। तो इससे हमें क्या पता चला कि सेट ए और बी कैसे सेट्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, मीन्स के ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट ए हो जाएगा और ये सेट बी हो जाएगा, ठीक है, और ये है यूनिवर्सल सेट जिसके सब सेट हैं ए और बी। तो कॉमन हमारे पास कितने आ रहे हैं, 20। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन में मीन्स के जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं, 20 है, ठीक है। तो अब सेट ए के कितने एलिमेंट्स गिवन है, 60 है, ठीक है, इस पूरे सर्कल में हमारे पास 60 है, ठीक है, जिसमें से 20 हमारे पास यहाँ चले गए हैं। तो अब यहाँ पे इस पोर्शन में कितने बच गए हैं, 60 माइनस 20 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 40, क्योंकि 60 इस पूरे में थे जिसमें से 20 यहाँ चले गए। तो अब इस पार्ट में कितने रह गए हैं, 40 रह गए हैं, ठीक है। तो 60 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 40। अब इसी तरह ये टोटल बी में हमारे पास कितने हैं, 48 हैं, ठीक है, जिसमें से 20 यहाँ चले गए कॉमन में। तो 48 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 28। तो इस पार्ट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 28 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो और यूनिवर्सल सेट, अब ये बाकी सारा जो पार्ट है ना वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ना, जिनमें से अब टोटल कुछ एलिमेंट्स यहाँ आ गए, बाकी के जो बच गए वो हमने बताना है कि यहाँ कितने हैं, ठीक है। अब ये वाले हम एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे ये तीनों, ठीक है, 40 प्लस 20 प्लस 28, ये तीनों नंबर्स जो हैं यूनिवर्सल सेट टोटल एलिमेंट्स में से ये तीनों माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो बाहर का पोर्शन है यहाँ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 28, ठीक है। तो 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 50 माइनस 20 माइनस 28, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30 माइनस 28, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे बाकी के यूनिवर्सल सेट में हमारे पास बाहर के एरिया में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 34 गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 52 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी 60 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट टोटल हमारे पास कितने हैं, 85 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें इंटरसेक्शन ने गिवन कि हमें पता चल जाए कि ये सेट्स ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास इन दोनों को ऐड करके यूनियन वाला आ जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों डिसजॉइंट है, लेकिन अगर इन दोनों का सम यूनियन से ग्रेटर होगा इसका मतलब है ये दोनों ओवरलैपिंग है, मींस कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर
ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी, अगर इन दोनों का सम हमारे पास ए यूनियन बी के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है ये दोनों डिसजॉइंट हैं। अगर ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी लेस हो इन दोनों के सम से, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो हम पता कर लेते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। तो 34, तो ये ए यूनियन बी 60 है, 34 प्लस 52 करेंगे, अब देखेंगे कि इक्वल का साइन आ रहा है या लेस का साइन आ रहा है। तो 34 प्लस 52 क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 86 हमारे पास ग्रेटर है 60 से, तो इसका क्या मतलब है कि ये ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, तो अब हम कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे जिसमें सेट्स ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है वेन डायग्राम, ये सेट ए और ये सेट बी होगा, ए और बी। अच्छा, अब हमें ये भी नहीं पता है कि क्या नाम है ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी हम यूनियन के फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए यूनियन का फार्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास 60 है और ये 34 प्लस 52। 34 प्लस 52 अभी हमने किया था तो क्या आ रहा था, 86 आ रहा था, और ये 60 है। ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 86 और 60 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। 86 माइनस 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा 26। मीन्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स के कॉमन पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 26 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब समझ आइए कि कैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो हमें डायरेक्ट गिवन था जो कि हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन सेकंड पार्ट में हमें यूनियन गिवन है। ठीक है, यूनियन गिवन था तो इससे हमें नहीं अंदाजा हो रहा था कि ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। ठीक है, ये पता करने के लिए हमने क्या किया, सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी किया, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी से ग्रेटर आ रहा था, तो इसका मतलब था कि ये ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, ओवरलैपिंग है तो अब इसमें हमें इंटरसेक्शन में भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हमें गिवन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे यूनियन के फार्मूले से, और यूनियन का क्या फार्मूला है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इन सब की वैल्यूज पुट कर दिए, इसको सॉल्व किया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके कॉमन पार्ट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 26 आ रहे हैं। अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मीन्स के ये जो टोटल ए है हमारे पास, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 34 है। ठीक है, इसमें से कॉमन वाले माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास ये यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे ना, जो दोनों में कॉमन नहीं होंगे ए और बी में, तो सेट ए के वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। 34 माइनस 26 करेंगे तो ये हमारे पास 8 एलिमेंट हैं जो सिर्फ सेट ए में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेट बी के फाइंड आउट करने हैं। टोटल सेट बी में कितने हैं, ये हमारे पास हैं 52 यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें से ये 26 वाले माइनस कर दूंगी मैं। ठीक है, 52 माइनस 26, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 26 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करने हैं कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, टोटल यूनिवर्सल सेट में से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 85 हैं। 85 में से माइनस कर देंगे 8, और ये जो कॉमन आ रही है 26, और माइनस अगेन ये 26, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 85 में से आप माइनस कर दें ए यूनियन बी को, क्योंकि ये दोनों मिलके ए यूनियन बी बना रहे हैं ना,
या तो ए यूनियन बी को फाइंड आउट कर ले, क्योंकि इन सबको भी आप सम करके देखना ए यूनियन बी ही के इक्वल आएगा, विच इज इक्वल्स टू 60। तो कर लेते हैं 8 प्लस 26 प्लस 26, तो ये आ रहा है हमारे पास 60। तो 85 में से हम 60 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 25 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 बॉयज पार्टिसिपेटेड इन किरत कंपटीशन, अमंग देम हनी, जुबैर एंड हैदर recited in नाफे किरत style, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली recited in अल-किसाई किरत style, while Hassan, Jafar and Usman recited in Al-Kufi kirat style. Represent boy participated in Nafi, Al-Kisai and Al-Kufi style as A, B and C respectively. Then find number 1, फर्स्ट पार्ट है फाइंड टेबुलर फॉर्म ऑफ ए बी एंड सी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, 10 बॉयज हैं जो कि किरत कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से 3 बॉयज हैं जिनका स्टाइल किरत का क्या होता है नाफी किरत स्टाइल, और नेक्स्ट 4 बॉयज हैं, ठीक है, इनका किरत स्टाइल कौन सा है अल किसाई किरत स्टाइल, और इसके बाद हसन, जाफर एंड उस्मान 3 और बॉयज हैं जो कि अल कूफी किरत स्टाइल में तिलावत करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले है ये जो 3 स्टाइल्स हमें किरत के गिवन है नाफी, अल किसाई और किरत, इनको हमें नाम दे देना है ए बी और सी का। फर्स्ट वाले को ए का, अल किसाई को बी का और अल कूफी को सी का नाम देना है, ठीक है। ये 3 सेट्स बनाने हैं, और पार्ट 1 में हमें क्या कहा गया कि इसको टेबुलर फॉर्म में ए बी सी को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट ए का लिख देते हैं। सेट ए किसको शो कर रहा है अल नाफी स्टाइल को, ठीक है। अल नाफी स्टाइल में कौन कौन किरत करता है हानी, जुबैर एंड हैदर। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, हम नंबर्स को या जो भी करेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको कोमस लगा के लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है हानी, अब इसमें कौन आ रहे हैं हानी, जुबैर एंड हैदर, ठीक है। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट ए आ गई है, ठीक है, ये सेट ए है। अब नेक्स्ट बी में कौन है, बी में हमारे पास अल-किसाई है, तो बी की स्टाइल कौन कॉपी करता है, बी के स्टाइल में कौन कौन तिलावत करता है अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली, ठीक है। और सी जो है वो कौन सा है अल-कूफी, अल-कूफी का स्टाइल कौन कौन करता है हसन, जाफर एंड उस्मान, ये तीनों अल-कूफी स्टाइल के मुताबिक रिसाइट करते हैं, ठीक है। हसन, जाफर एंड उस्मान, तो ये हमारे पास सेट ए बी सी की टेबुलर फॉर्म आ गई है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, ड्रा वेन डायग्राम ऑफ सिचुएशन। अब हमें जो सिचुएशन गिवन है इसको वेन डायग्राम के थ्रू हमने डिस्प्ले करना है या बयान करना है, ठीक है। तो अब इसमें जो सेट्स बने हैं आपने ये देखा होगा कि ए बी सी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो या 2 में कॉमन हो, मीन्स कि एक बंदा सिर्फ एक ही स्टाइल के अकॉर्डिंग रिसाइट कर रहा है, तिलावत कर रहा है, ठीक है। कोई एक जो बॉय है वो 2 के मुताबिक नहीं कर रहा, ठीक है। हानी, जुबैर एंड हैदर ये सेट ए में आ रहे हैं, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली ये सेट बी में, और हसन, जाफर और उस्मान ये सेट सी में आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सेट ए, ये सेट बी एंड ये हो जाएगा सेट सी, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है।
अच्छा, सेट ए में कौन कौन आ रहा है? हानी, जुबैर और हैदर। और सेट बी में अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली। अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली। और सेट सी में हसन, जाफर एंड उस्मान। ठीक है, तो ये हमारे पास वेन डायग्राम हो गया इस क्वेश्चन के लिए। पार्ट 3 में हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी एंड ए माइनस ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, जो कि क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वेन डायग्राम में हमारे पास क्या है, तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ठीक है, मेरे पास जगह थोड़ी है इसलिए इनमें ये नेम्स मैं नहीं लिख रही। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सारे शो करने हैं एट अ टाइम, तो इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है और इंटरसेक्शन में तो हमें कॉमन पार्ट लिखना होता है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि सेट यू में से उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था। ये ए सेट है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब जब मैं यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाएगा, ये पूरा सेट आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, ये जो भी एलिमेंट है या ए में है या बी में है या सी में है। ठीक है, इस वाले पार्ट में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट खुद ही आ जाएगा, मीन्स कि ए बी सी तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी शेडिंग में क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों आ जाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कर लें कि ये पूरे बॉक्स को ही कर लें, क्योंकि u माइनस फाइव करते हैं ना, तो u माइनस फाइव से क्या हो जाएगा, u ही आ जाएगा। ठीक है, या फिर इस पूरे को भी आप शेड कर सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी है कर लें, क्योंकि ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आप ए बी और सी को भी शेड कर सकते हैं या फिर पूरे यूनिवर्सल सेट को भी शेड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन गया है, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ लेना है। ठीक है, तो ए के साथ जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा होगा, ए बी एंड सी। अब ये देखें, ये फुल शेड है, उसमें ए और फुल शेड में से क्या कॉमन आएगा, सेट ए ही कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। ठीक है, सेट ए इसमें आ रहा है ना, तो हमारे पास कॉमन इसमें क्या हो जाएगा, सेट ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट है इसका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये ए के और ये बी के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, सी का पहले इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सॉरी, सी का पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ए आ गया, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो सी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि u माइनस सी, ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं,
सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस सी होता है। तो ये u है, u में से c का सेट निकाल दो तो पीछे कौन से बचेंगे, a और b के सेट बचेंगे, ठीक है। c बीच में से माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, a और b, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। अब ये जो दोनों हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि A यूनियन B और C कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मीन के दोनों में कॉमन। अब इसमें A भी आ रहा है और इसमें भी सेट A भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, सेट A और B कॉमन हो जाएगा। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका क्या है हमारे पास, A माइनस B इंटरसेक्शन C। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि कॉमन पार्ट को शेड करना है, लेकिन इनमें कोई कॉमन है, ये तीनों डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई शेड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये जो आंसर आया है ए में से इसको माइनस कर देंगे, ए बी एंड सी। अब क्या करेंगे, ये जो एम्प्टी सेट आया है इसको माइनस कर देंगे सेट ए में से, ठीक है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है, ए माइनस फाइव। फाइव एक किस्म का, जैसे हमारे पास जीरो ट्रीट होता है ना प्लस माइनस में, उसी तरह हमारे पास फाइव भी ट्रीट होता है। मीन्स के सेट ए में से कोई भी एलिमेंट ना निकालें, फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं होता ना, तो सेट ए में से कोई भी एलिमेंट ना निकालें तो हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, सेट ए ही आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह टू माइनस जीरो टू ही होता है, इस तरह ए माइनस फाइव क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास ए माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, सेट ए सेट बी एंड सेट सी। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेट ए और सेट बी दोनों शेड हो जाएंगे। अब A माइनस ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, A में से माइनस कर देंगे ये दोनों, ये A सेट है, ये B सेट है और ये C सेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A में से माइनस कर देंगे ये जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अच्छा, अब देखें, अगर हम A में से ये माइनस कर दें, जब ये माइनस करेंगे तो इसमें तो सेट A भी जा रहा है, ठीक है, और सेट B भी जा रहा है। तो जब A में से A को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब है हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा, एम्प्टी सेट मीन्स के 5 आ जाएगा, तो कोई भी शेड फिर नहीं होगा, ठीक है। जब A में से A को निकाल दिया तो पीछे तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा और शेडिंग में नो शेडिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 कैंडिडेट्स वर पास्ड अपीयर्ड इन in an examination, out of which 45 candidates passed in mathematics, 40 in science, 50 in health. If 12 were passed in mathematics and science, 15 in science and health, and 20 in health and mathematics, and 5 were passed in all three, then first part है हमारे पास, illustrate the above information by drawing वेन डायग्राम। अब हमें वेन डायग्राम बनानी है और इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कैंडिडेट कितने हैं, 100 हैं, जिनमें से 45 मैथ में पास है, टोटल मैथ में 45 और 40 साइंस में, 50 हेल्थ में, और 12 ऐसे हैं जो मैथ और साइंस दोनों में पास हैं, 15 साइंस एंड हेल्थ में और 20 हेल्थ एंड मैथमेटिक्स में, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों में हैं। तो इससे, इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि ये तीनों आपस में ओवरलैपिंग है, ठीक है। दो दो तो आपस में ओवरलैपिंग है, लेकिन तीनों भी हैं, ठीक है। ऑल थ्री का क्या मतलब है कि तीनों आपस में ओवरलैपिंग सेट है।
तो इसकी वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी, ये एक सेट हो गया, ठीक है, ये हम कह देते हैं ये हमारे पास मैथ के लिए है, ठीक है, और दूसरा किसके लिए है, दूसरा है हमारे पास साइंस के लिए। और अब जो हेल्थ का लेंगे वो इन दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ये सेट हो गया हेल्थ के लिए H, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों में पास हैं। तो ये जो पार्ट है ये हमारे पास तीनों को शो कर रहा है, ठीक है। इसमें S के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें M के भी और इसमें H के भी आ रहे हैं। तो यहाँ कितने स्टूडेंट्स आ गए, 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम वो वाले लेंगे जो दो दो में पास हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं 40 इन साइंस, 15 हेल्थ, 12 वर पास्ड इन मैथ एंड साइंस। मैथ और साइंस में कितने पास हैं, 12 हैं। मीन्स कि ये वाला जो पार्ट आ रहा है इसमें टोटल 12 है, ठीक है। कॉमन पार्ट मैथ और साइंस का कॉमन पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, टोटल 12 है। अभी इनमें से 5 ऐसे हैं जो तीनों में पास हैं, तो ये वाले 5 निकाल देंगे तो हमारे पास वो वाले आ जाएंगे जो सिर्फ इन दो में पास हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो 12 गिवन है ये सारे इसके लिए गिवन है, ठीक है। ये मैं शेड इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ये 12 हमारे पास यहाँ से यहाँ तक तमाम एलिमेंट्स के लिए गिवन है। अभी इसमें से 5 तो निकाल देंगे क्योंकि 5 तो ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुके हैं ना। तो अब बाकी के कितने बच जाते हैं वो हम देखेंगे। 12 माइनस 5 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मैथ और साइंस में पास हैं, हेल्थ में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, जो सिर्फ मैथ और साइंस में। अब देखें इन दोनों को टोटल करेंगे तो 12 भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 12 नहीं लिखा कि 5 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 15 इन साइंस एंड हेल्थ। अब साइंस और हेल्थ के लिए ये दोनों है, मीन्स के साइंस और हेल्थ के लिए ये बन रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास किसके लिए बन रहा है, साइंस और हेल्थ के लिए। साइंस और हेल्थ में कितने हैं, 15 है, ठीक है, जिनमें से 5 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो बाकी कितने बच गए हैं, 10। तो यहाँ कितने आ जाएंगे कैंडिडेट्स, 10 कैंडिडेट्स आ जाएंगे जो साइंस और हेल्थ में पास हैं, ठीक है। और क्या नाम है, इसके अलावा मैथ में जो पास है, जो तीनों में पास है, वो हमारे पास कॉमन में चले गए, तीनों के कॉमन में, तो वो हमने माइनस कर दिए इसमें से, ठीक है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास क्या है, 20 इन हेल्थ एंड मैथमेटिक्स। 20 हमारे पास हेल्थ और मैथमेटिक्स, ये है हमारे पास हेल्थ और मैथमेटिक्स। ये इतने से पार्ट में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। अब इनमें से भी हम 5 ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो ये माइनस कर देंगे, तो पीछे कितने बचेंगे, 15 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें, ये मैथ और साइंस में टोटल इन दोनों को मिला के 12, साइंस एंड हेल्थ में इन दोनों को मिला के 15, और मैथ और हेल्थ में इन दोनों को मिला के 20 हो गया। अब हम वो वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे जो सिर्फ मैथ में पास हैं, सिर्फ साइंस में और सिर्फ हेल्थ में पास हैं, ठीक है। तो अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैथ में पास हैं, 45 कैंडिडेट पास इन मैथमेटिक्स। टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैथ में पास हैं, 45 हैं, ठीक है। तो अब मैथ में कितने स्टूडेंट हैं जो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये सारा मैथ का आ रहा है, ये, ठीक है, ये सारा मैथ का है ना। तो इसमें से पहले से हम कितने स्टूडेंट्स काउंट कर चुके हैं, 7, 5 एंड 15। तो ये माइनस कर देंगे, 7, 5 एंड 15, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास वो वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो सिर्फ मैथ में पास हैं, ठीक है। 45 माइनस 7 माइनस 5 एंड माइनस 15, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 18। तो यहाँ कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 18 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम कौन से करेंगे, 40 इन साइंस। अब वो वाले करेंगे जो सिर्फ साइंस में है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो साइंस में पास हैं, वो 40 हैं। तो अब साइंस के लिए हमारे पास ये टोटल 40 का सेट आ रहा है, ठीक है। ये जो सेट है ये हमारे पास टोटल 40 का सेट आ रहा है। अब इसमें से जो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं वो कितने हैं, ये 7, 5 एंड
10, ये हमारे पास ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। तो हम इनमें से वो वाले कैंडिडेट्स फाइंड आउट करेंगे जो सिर्फ साइंस में पास है। 40 -7 -5 एंड -10, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास? 18 ही ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ इनमें पास है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है? 50 इन हेल्थ। तो हेल्थ के टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? पास्ट 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 50 का एरिया आ रहा है। ये वाला सेट इतना कुछ ये टोटल 50 के लिए है। अब इसमें से हम ऑलरेडी पहले कौन सा काउंट कर चुके हैं? ये 15, 5 एंड 10, 15, 5 एंड 10, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ हेल्थ में पास हैं। ठीक है, पार्ट 2 है हमारे पास, हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो इसमें हमें क्या बताना है कि वो वाले स्टूडेंट्स बताने हैं, वो वाले कैंडिडेट्स की तादाद बताने हैं कि जो कम से कम एक सब्जेक्ट में ज़रूर पास हों। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या नाम है, हम इन तीनों का यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स की तादाद होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे यूनियन के लिए? सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि मैथ में कितने हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो मैथ में पास हैं वो 45 हैं, और साइंस के 40 हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हेल्थ में जो पास हैं वो 50 हैं। तो जो मैथ और साइंस दोनों में पास है मीन्स के M इंटरसेक्शन S, तो वो कितने हैं? 12 है। एन साइंस एंड हेल्थ में S इंटरसेक्शन H, वो कितने हैं? 15 है। और लास्ट में है N हेल्थ एंड मैथमेटिक्स H इंटरसेक्शन M, वो कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स? 20 है। तो जो तीनों में पास है वो कितने हैं? N M इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन H, जो तीनों में पास है वो हमारे पास 5 है। ठीक है, तो हम इससे यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे। N M यूनियन S यूनियन H। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट M प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट H माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन M intersection S minus number of element in S intersection H plus number of element in minus number of element in H intersection M plus number of element in M इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन M। ठीक है, पहले तीनों के सिंगल सिंगल आएंगे, फिर उसके बाद दो दो का इंटरसेक्शन होगा, जो दो दो का इंटरसेक्शन होगा उन तीनों को माइनस करेंगे, और फिर जो तीनों का कॉमन होगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब इनके एलिमेंट्स की तादाद लिख देते हैं, कितने आएंगे? M में 45 हैं, और S में 40, H में 50, M इंटरसेक्शन S 12, S intersection H 15, H intersection M 20, और M intersection S intersection H है 5 है। तो इन सबको ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 45 प्लस ये सब आप कैलकुलेटर में पुट करें तो इसका आंसर आ जाएगा -12 -15 -20 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा? 93। ठीक है, 93 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम किसी एक में पास हैं। ठीक है, मीन्स के टोटल 100 थे, इनमें से जो फेलियर हैं एटलीस्ट वन का क्या मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट हो जो कम से कम किसी एक में पास हो, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं लेना जो तीनों में फेल हो। ठीक है, तो वो कितने स्टूडेंट हमारे पास? 93 हैं। अब इसमें वो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जो एक में पास हैं, जो दो में पास हैं या तीन में पास हैं। ठीक है,
तो टोटल 100 स्टूडेंट थे, मीन के टोटल फेल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 7 है। हमें पास स्टूडेंट फाइंड आउट करने थे ना, तो हम यहाँ से ये भी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल 100 थे और पास कितने हैं 93 हैं। तो टोटली फेल जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हैं वो कितने हो गए 100 माइनस 93 7 हो जाएंगे। तो लास्ट पार्ट हमारे पास यही है कि हमने फाइंड आउट करने हैं कि वो कितने स्टूडेंट हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, हाउ मैनी कैंडिडेट इट नॉट पास्ड इन एनी सब्जेक्ट। तो कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। ये हमारे पास वो कैंडिडेट्स आए हैं जो कम से कम किसी एक में पास हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने कैंडिडेट थे 100 थे। तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, मीन्स कि हमें क्या लेना है कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ये पास स्टूडेंट हैं तो फेलियर कैसे आ जाएंगे कि टोटल कैंडिडेट्स में से एंड टोटल में से ये पास वाले हम माइनस कर देंगे तो वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो किसी में भी पास नहीं है, ठीक है। M यूनियन S यूनियन H। तो एंड टोटल हमारे पास कितने हैं कैंडिडेट्स 100 हैं। 100 माइनस 93 तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।